नमस्कार। दूरदर्शन हिमाचल के कार्यक्रम इनसे मिलिए में आप सभी का स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात करवाते हैं कुछ खास शख्सियतों से जिन्होंने कड़ी मेहनत कर अपना एक मुकाम हासिल किया है। और आज हम आपको जिनसे मिलवाने वाले हैं, आपको बता दें कि वो एक बहुप्रतिभाशाली महिला हैं। जी हाँ, वो एक कवित्री हैं, एक साहित्यकार हैं और साथ ही एक समाज सेविका भी हैं। उनके लिए कहा जा सकता है, ना थके हैं पाँव कभी, ना ही हिम्मत हारी है। मैंने देखे हैं दौर कई और सफ़र अभी भी जारी है। तो आइए बिना देर किए मिलते हैं कमलेश सूद जी से। मैम, आपका आज के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैम, आपके बारे में बहुत लोग जानते भी होंगे और कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे, लेकिन आपके बचपन के बारे में बहुत कम लोग जानते होंगे। तो सबसे पहले हम आपके प्रारंभिक जीवन और बचपन के बारे में जानना चाहेंगे कि कैसा था आपका बचपन। देखिए, मेरा बचपन प्रारंभिक जीवन बहुत बहुत अच्छा था, क्योंकि मेरे पिताजी चाय के कारखाने के मालिक थे जी। तो काफ़ी मतलब जिसको बोलते हैं बॉर्न विद सिल्वर स्पून इन माउथ, तो मैं बहुत अच्छे घर में पैदा हुई और वहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं थी, रसोई थे, सब कुछ था। तो बहुत अच्छा बचपन बीता। और साथ में एक बात और बता दूं, शायद आप हैरान होंगे सुनकर कि हम 9 बहनें हैं। अच्छा। हाँ, और हमारा एक भाई है। पर 9 बहनों की शिक्षा मेरे पिताजी ने इतने अच्छे ढंग से इतनी ज़्यादा करवाई कि हमें उन पर नाज है कि हम 9, कोई अगर उनको बोलता था कि आपकी 9 लड़कियां, उनको गुस्सा करते कहते हैं लड़कियां नहीं है, ये देवियां हैं। तो मतलब उन कहते हैं इनके आने से मेरे घर में रेल ठेल हो गई है। कहीं मैं जहाँ देखता हूँ हाथ डालता हूँ वहीं पैसा मेरे को मिलता है। तो मेरे बच्चों को कुछ नहीं बोलना है। तो एक एक लड़की की खूब अच्छी तरह पढ़ाई, शादियां ऊंचे ऊंचे घरों में, और उसमें दहेज का भी था थोड़ा। तो उन्होंने दिल खोल कर दहेज की दिया, कोई कहने। और मेरे चाची जी थे, वो थोड़े उनको मेंटल थे थोड़े। तो उनकी चाचा जी की 4 बेटियां और 2 बेटे थे। तो मेरे पिताजी ने उनकी भी शादियां की, लड़कों की 13 लड़कियों की और 3 लड़कों की शादियां की। तो मैं तो उनको मतलब नमन कर सकती हूँ, याद कर सकती हूँ। बहुत 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 मेहनती थे। हम रात को सोए होते थे और आवाज़ आनी तो उठना, तो नौकर स्पेशल रात के उनको डबल पैसे देते थे। तो चाय की बोरियां उस वो होती थे लोहे की छड़े, उसको जब्बल बोलते थे, उससे कॉर्नर भर रहे हैं चाय के। और सुबह उन्होंने 4 बजे ट्रक में बैठकर अमृतसर के लिए निकल जाना। अच्छा। 11 बजे सारी चाय बेचकर उनका फोन आ जाना कि मैंने आज इतने की चाय बेच दी। मतलब बहुत मेहनती थे। उनसे शायद वही गुण आया मेरे में कि हम सभी बहनें भाई बहुत सब मतलब परिश्रम से जरा नहीं घबराते हैं, कैसा भी हो। अब ससुराल में शादी हुई जब, तो वहाँ परिवार नॉर्मल था, पर हमने कभी पीछे को याद नहीं किया कि हमारा ऐसा था, ये ऐसा क्यों है, नहीं, वैसे इसमें ढल गए। और मेरा जो स्कूल 10वीं तक मैंने, तब प्री यूनिवर्सिटी होती थी, तो 10वीं तक मेरा हमारा इंग्लिश स्कूल था, सेंट एनीस हाई स्कूल। अच्छा। उसमें पढ़ी मैं। उसके बाद पिताजी ने हमें चंडीगढ़ भेजा। बाकी लोग जलंधर भेजते थे। उन्होंने कहा नहीं, मेरी बेटियां अच्छे स्कूल में पढ़ेंगी, कॉलेज में। तो उन्होंने मुझे क्या, हम सब बहनों को चंडीगढ़ भेजा, गवर्नमेंट कॉलेज में। वहाँ पढ़ी हम। और एक पालमपुर में कॉलेज खुला, तो उस कॉलेज के मेरे डैडी प्रेसिडेंट बन गए। तो मैं तब BA फाइनल में थी। अच्छा। तो हम एडमिशन हो गई है, क्लासेस चल रही है, डैडी आ गए एकदम, कहते सामान पैक कर। मैंने कहा क्यों? कहती कि ऐसी बात है ना कि मैं उसका प्रेसिडेंट बनूं, लोग मुझे ये बोल रहे हैं कि अपनी बेटियां तो कॉलेज में डालनी है चंडीगढ़, और हाँ मेरी बेटियों का घर, उसमें छोटा शहर था, घर घर जाकर उन्होंने बोला कि अपने बच्चों को, लड़कियों को भेजो। तो कहते उन्हें लोगों ने बोला अपनी लड़कियां तो वहाँ भेजी हैं। मैं और मेरी छोटी बहन को हम रोती रह गई कि मैं बोलूँ मैंने डैडी मेरा फाइनल ईयर। ना जी, उन्होंने सारा सामान, गाड़ी लेकर आए थे, सारा सामान गाड़ी में डाला और पालमपुर हमने BA फाइनल जो थी वो मैंने पालमपुर में की। अच्छा। हाँ जी। जी। तो मैम, आपका जो काफ़ी सरप्राइजेस से भरा हुआ आपका जो बचपन था, बहुत बढ़िया जी, बहुत और काफ़ी यादगार भी था। बहुत। तो मैम, आपने लिखना कब से शुरू किया? कब आपका जो रुझान है वो लिखने में की तरफ बढ़ा? लिखने कैसे ना, लिखने तो मैं बचपन में स्कूल में पढ़ती थी, तब कॉपी के पीछे, मेरी कॉपी पीछे से भरी रहती थी। अच्छा। कई बार टीचर ने देखना मुझे झिड़कियाँ पड़ती थी कि कॉपी गंदा क्यों करती हो। हाँ जी, हाँ जी। तो मैं मन में सोचती गंदी थोड़ी करती हूँ, पर मैं तब से मैं लिखती थी। मुझे ये समझ नहीं थी कि ये क्या है, क्योंकि मेरे डैडी लिखते थे। मेरे डैडी लिखते थे और उनकी जो कविताएं थी वो उस समय वीर प्रताप, हिंदी मिलाप,
जी जी ऐसी समाचार पत्र होते थे, जी जी मैगजीन में छपते थे वो। और उन्होंने गीता को अपने शब्दों में अपने आप लिखा, गीता भी लिखी है उन्होंने। अच्छा जी। और जैसे गीता को पढ़ा उन्होंने और फिर उसको अपने शब्दों में 18 के 18 अध्याय उन्होंने गीता के भी लिखे हैं। अच्छा। बहुत अच्छा लिखते थे वो, टांकरी भाषा में लिखते थे, हिंदी भाषा में लिखते थे, उर्दू में लिखते थे, जी, जी। अंग्रेजी में लिखते थे, इंग्लिश उनकी बहुत अच्छी थी। जी जी तो फिर मैंने जो प्री यूनिवर्सिटी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर भी समझो आधा आधा हो गया था, जी। वो चंडीगढ़ गवर्नमेंट कॉलेज में किया, 11 सेक्टर में था कॉलेज, वहाँ अच्छा। किया। और फाइनल वहाँ, बीएड मैंने धर्मशाला, बीएड का भी एक बड़ी अच्छी कहानी है हाँ जी। कि उस टाइम 150 सीट थी बीएड के स्टूडेंट्स की, जी। और मेरा था 156वां नंबर, अच्छा। और वहाँ एडमिशन बंद हो गई। तो डैडी का रसूख बहुत था, और 2 लोग और थे पालमपुर से, वो भी अच्छे थे मतलब। जी। उन्होंने कहा अच्छा हमारे बच्चों की एडमिशन ही और ऐसे कैसे बंद हो गई। उन्होंने गाड़ी उठाई, शिमला पहुंच गए और मुख्यमंत्री से लिखवा कर 50 सीटें बढ़वा के ले आए। अच्छा। मतलब 3 दिन के बाद हम फिर थे वहाँ, और 150 के बजाय 200 सीट्स हो गई। मतलब उस वो पहली, लोग कहते हैं हमने ये चमत्कार पहली बार देखा है। तो हम 3 तो गए, हमारे साथ जो थे और भी बहुत हाँ सारे 47 बच्चों का भविष्य संवर गया, क्योंकि उसके बाद बीएड जो गवर्नमेंट बीएड थी ना वो बंद हो गई थी। अच्छा। वो 71 72 लास्ट बैच था। जी जी जी। उसके बाद बीएड बंद हो गई थी, काफी साल बंद रही थी। अच्छा। तो मेरे डैडी ऐसे थे कि जो करना है वही उनसे हमने सीखा है जी जी कि जो करना है वो करना है, जी। चाहे जो मर्जी हो और जाए। कहीं ना कहीं उनकी, आपके पिताजी की झलक भी आप में होगी, और उन्हीं का जो गुण है, जो लिखने का गुण है, जी वो बिल्कुल आपके अंदर बिल्कुल, भी मैं तो आया इस है। बात को 100% मानती हूँ जी। कि मुझे उनका ही गुण आया मुझ में। जी बिल्कुल। और मैम, जो आपकी पहली रचना है वो कौन सी थी, और उसको लिखने के पीछे भाव कौन से थे? क्योंकि जब भी हम कोई पहली चीज़ लिखते हैं हमें हमेशा याद रहती है, और वो बहुत खास भी होती है हमारे लिए। तो आपकी कौन सी थी पहली रचना? ऐसे है रचनाएं तो बहुत, अब मैं आपको बता रही, स्कूल से जब ऐसे होता था मैंने लिखना, वो पेज फाड़ लेने, जब खूब पेज हो जाने तो जी, उस टाइम चूल्हे जलते थे। जी। तो मैं बोलती थी बहुत ज़्यादा पेज हो गए, मैंने वो चूल्हे में लगा देने, मुझे पता ही नहीं था कि इतनी कीमती चीज़ है ये। जी, जी, तो मैंने वो चूल्हे में पेज, तो मम्मी बोलते कहाँ से लाती है इतने पेज तू? तो मैं बोलती हूँ नहीं नहीं ये रफ कॉपी है मेरी। अच्छा। तो मतलब कितने जला दिए मैंने। फिर जब मैं 71 की बात है, मैंने एक कविता, एक मेरे पास पुरोधा मैगजीन आई, अच्छा। हिंदी की। हाँ जी। तो उसमें लिखा था कि अगर आप अपनी कविता भेजना चाहते हैं तो इस एड्रेस पर भेजिए। अच्छा। मेरा दिमाग तो वो चलता था कविताओं की तरफ। हाँ तो जी। मैंने वो किसी को नहीं बताया, चुपके से, जैसे लगता था कि नहीं गलत बात है, ये कविता लिखनी है तो पता नहीं लोग क्या बोलेंगे। वो समय ऐसा ही था। हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल। लड़कियों के लिए स्पेशली। हाँ जी। तो मैंने कागज में लिखा और एनवेलप मिलते थे, अच्छा। हाँ वो जी। 20 पैसे का एनवेलप था उस टाइम। अच्छा। तो मैंने उसमें वो कविता डाली, देख कर मेरी पहली कविता तब छपी थी वो। अच्छा। जी। तो मैम उसकी कुछ पंक्तियाँ आप सुना सकते हाँ हैं? मैं तो जरूर सुनाऊंगी कविता, उसकी पंक्ति। ऐसे हुआ कि वो मैंने इसलिए लिखी कि कविता वो ऐसे लिखी कि मतलब प्रेरणा के लिए लिखी कि हमें मेहनत करनी चाहिए, जो मेहनत नहीं करेगा वो मुरझा कर बिखर जाएगा। जी। तो कविता का नाम दिया मैंने प्राणों का पलाश। अच्छा। पलाश आपने सुना होगा, जंगल में, पेड़ों पर, जी। पहाड़ों पर, जंगल में पलाश के पेड़ लगते हैं। जी, जी। उसके ऊपर लाल फूल होते हैं। तो गर्मी सर्दी सब सहन तक करता है पलाश, जी। तभी खिलता है जी। वो। तो उसके ऊपर है कि प्राणों का पलाश। जी। ये कविता है कि मेरे प्राणों का पलाश खिल न सका, मेरे प्राणों का पलाश खिल न सका, शायद इसने झेला नहीं था झुलसती दोपहर को, शीत लहर को, उमड़ती घुमड़ती बरसात की, चमकती कड़कती बिजलियों को। तभी आज बसंत आने पर भी मुरझाया ही रहा, बदली बरसने पर भी रीता ही रहा, फूलों के खिलने पर मुस्कुराया भी नहीं। अगर कहीं झेला होता इसने भीषण संताप को, तपा होता बदन झुलसती दोपहर में, सही होती इसने ठंडी रातों की सेरन, जी। तो आज निश्चय ही खोज ही लेता ये अपने पांव की धरती, यूं बिखरता नहीं मुरझाई हुई पंखड़ियों की तरह। मेरे प्राणों का पलाश खिल न सका, शायद इसने झेला नहीं था झुलसती दोपहर को, शीत लहर को, उमड़ती घूमती बरसात की,
चमकती कड़कती बिजलियों को। तो ये है कि अगर हम इनको झेलेंगे हमारे अंदर तभी ताकत आएगी, तभी हम खिल सकेंगे, नहीं तो मुरझाए फूल की तरह पंखुड़ियां बिखर जाएंगी। मेरे मन में ये भाव था तब। जी, बहुत खूब मैम। आपकी जो ये कविता है, इसके जो भाव है, जो शब्दों को आपने इसका तालमेल बिठाया है, वो बहुत ही ये बहुत 71 की मतलब लिखी तो पहले थी, पर 71 में इसको जब मैंने भेजा जी तो इसको मैंने थोड़ा सा आगे पीछे करके भेजा और चुपके से भेजा था। अच्छा जी, ऐसा होता है कि हम बहुत सारे काम हैं जो वो चुपके से करते हैं, लेकिन वो बाद में जग को दिख जाता है कि उसके पैसे भी आए मुझे उस समय, पता नहीं 5-10 रुपए आए थे शायद, उसमें 10 रुपए बहुत होते थे। जी बिल्कुल। फिर डैडी ने मेरे को अपनी तरफ से 50 रुपए निकाले, वो दिए और बड़ी शाबाशी दी कि तूने तो मेरे मन की बात में सोचता था कोई तो हो ऐसा परिवार में जो लिखे, तो उन्होंने मुझे बहुत शाबाशी दी थी और 50 रुपए अपनी जेब से दिए थे कि तू ये रख। तो मुझे इतनी पसंद है, उसके बाद मेरी कलम चलती गई। पर ये कि छपने का नहीं उस टाइम इतना पता था ना कि छपना है, किताब छापनी है, लिखना है। लेकिन उसके बावजूद भी मैम जो आज है आपकी लगभग 15 जो किताबें हैं वो छप चुकी है, और ये अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। तो मैम जैसे जी, तो मैम जैसे हम देखते हैं कि बहुत सारी रचनाएं आपने लिखी हैं, कहानियां आपने लिखी है, लघु कहानियां आपने लिखी है, तो आपकी कोई पुस्तक या फिर कोई ऐसी रचना है जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है या फिर आपके लिए बहुत खास है कोई? ऐसे है ना कि जैसे आप किसी माँ को बोलो कि तेरे इतने सारे बच्चे हैं, तुझे कौन सा ज़्यादा अच्छा लगता है? तो मेरे लिए नहीं, हर साहित्यकार के लिए, हर कवि के लिए उसकी रचनाएं बच्चों की तरह होती हैं। ये बच्चा गर्भ से आता है, ये रचनाएं मस्तिष्क के गर्भ से आती हैं, दिल के गर्भ से आती है। तो ये रचनाएं मैं बोल नहीं सकती कौन सी ज़्यादा अच्छी है, मेरे लिए सब बराबर, सब प्यारी हैं मेरे लिए। फिर भी अगर आप सुनना चाहते तो सुना, अगर इच्छा हो तो। जी मैम, बिल्कुल हम जरूर सुनना चाहेंगे। एक ऐसे है कि हमारे समाज में आज भी लड़कियों को पसंद नहीं किया जाता। मतलब लड़की हो तुम अच्छा लड़की है, लड़का तो खुशी लड्डू आते हैं, है ना, बर्फी आती है कि खाओ जी, उसके घर में लड़का हुआ है जी। तो मतलब 2 लड़के हो जाएं तब भी खुश है, और दूसरी लड़की आ जाए तब आजकल फिर भी मतलब मानते हैं लोग बुरा इस बात का। तो मैंने लड़कियों पर कविता लिखी है। कविता का नाम है एक चाह अजन्मी बिटिया की। अच्छा। कि जो अजन्मी बिटिया, जैसे आपने सुना है कि अभिमन्यु ने अपनी माता के गर्भ में ही अर्जुन ने सुनाया था, तो चक्रव्यूह में अंदर जाने का सुन लिया था। इसका मतलब चक्रव्यूह, लड़की जो है, बच्चा कोई भी है, वो अपने गर्भ में हर बात जो बाहर होती है वो सुनता है। तो एक लड़की जो है वो कैसे कह रही है, वो कह रही है, माँ सुनो तो, माँ सुनो तो, सुन रही हो ना माँ? हाँ मैं ही हूँ तुम्हारी अजन्मी बिटिया। वो गर्भ से माँ को बोल रही है जी। रोज सुनती हूं मैं घाते प्रतिघाते सारी अभिमन्यु की ही तरह, जानती हूँ चाले कुचाले इस चक्रव्यूह की सारी, चक्रव्यूह उसको मारने का जी। पर पाती हूँ बेबस लाचार तुम्हें, फंसी हुई इस चक्रव्यूह में इन हत्यारों के बीच जी। वो हत्यारे हुए ना जो बच्चे को मारेंगे, ले जाएंगे। पर माँ मत मानना तुम इनकी कोई भी बात, अपनी बात मनवाने के लिए जाने कितनी बार तुम्हें तड़पाएंगे जी। मेरी प्यारी माँ, तुम मुझे जन्म अवश्य ही देना, अपने निर्णय पर अडिग रहना, तिल भर भी विचलित मत होना। माँ मैं चाहती हूँ सोना, हुलसना तुम्हारी सुनती हुई लोरियां। प्यारी माँ मैं बेकसूर निष्पाप मासूम हूँ, देखनी है मुझे ये दुनिया उंगली पकड़कर तुम्हारी। मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगी माँ, मदर टेरेसा बनूंगी, रानी झांसी बनूंगी, सुनीता विलियम्स की तरह नाप लूंगी ब्रह्मांड सारा। मैरी कॉम, गीता फोगोट सी बनकर ले आऊंगी बहुत सारे तगमे, और कभी नहीं लजाऊंगी तुम्हें। बेटी होकर भी बेटे के सारे कर्तव्य निभाऊंगी। बेटा शायद तुम्हें कभी वृद्धाश्रम में छोड़ भी आए, पर मैं तुम्हें वहां से भी ले आऊंगी। बेटी कह रही है कि मैं तुम्हें वहां से भी ले आऊंगी, शर्त बस इतनी सी है माँ, कि अटल रहना अपने निर्णय पर, टिकी रहना अपने निर्णय पर, मत विचलित होना तिल भर भी, और मत मानना इन कन्या भ्रूण हत्यारों की बात, आना ने इनके प्रलोभनों में। माँ भविष्य की सतरंगी सौगातों में, इनकी सौगातों में मत आना,
और ये तभी संभव होगा जब पकड़े रहोगी डोर तुम। ये तभी संभव है जब तुम पकड़े रहोगी डोर दृढ़ता और विश्वास की। कई सब्ज बाग दिखाएंगे, प्रलोभनों के अंबार लगाएंगे ये, पर टिकी रहना अपनी बात पर और मुझे जन्म अवश्य देना माँ। मैं तुम्हारी अजन्मी बिटिया हूँ, मेरी फरियाद जरूर सुनना और मुझे जन्म अवश्य देना माँ, मुझे जन्म अवश्य देना। बहुत ही सुंदर मैम आपने ये कविता लिखी है, जो भ्रूण में एक जो बच्चा है उसकी फीलिंग्स और ये बताना कि वो सब कुछ सुन रहा है जो भी दुनिया में हो रहा है, और जो कनेक्शन है माँ और बच्चे का कि वो आपस में बात भी कर सकते हैं, वो बहुत ही सुंदर तरीके से आपने जो है इस कविता में हमारी पुरानी संस्कृति की बात है ना कि सुन रहा है बच्चा, सुन रहा है बिल्कुल, और माँ तो महसूस करती है सब कुछ बातें, सारी बातें। जी तो मैम जैसे हम अगर बात करें आपकी किताबों की, आपकी लगभग 15 किताबें आपकी आज तक पब्लिश हो चुकी है, लेकिन जो आपकी पहली किताब जो पब्लिश हुई थी उसके बारे में हम जानना चाहेंगे कि क्या उसका सफ़र रहा था, किस तरह से वो पब्लिश हुई, और जो आपने काव्य संग्रह आप बहुत सारे लिखते हैं, तो कविताएं लिखने की प्रेरणा कहाँ से आप लाते हैं? ऐसे है ना कि प्रेरणा तो मुझे पिताजी से मिली थी जी, और इस बात को मैं सोचती हूँ कि जब एक बार अंदर लिखने की, कविता की, साहित्य की प्रतिभा आ गई या वो बात आ गई, तो कोई भी ऐसी कोई घटना है, कोई बात है, वो अपने आप कविता बनकर मेरे को लगता है रक्त में मिल जाती है, मेरे खून में प्रवाहित होने लगती है और वो मचलने अंदर अंदर उमड़ती घुमड़ती है बादलों की तरह, और बाहर आने को बड़ी तैयार रहती है कब बाहर मुझे लिखेंगे। और ऐसे मैं भी महसूस करती हूँ कि कोई दिमाग में बात आ गई, कुछ आया, तो मुझे रात को उठकर भी लिखनी पड़ती है। 1 बजे 2 बजे, टाइम की कोई पाबंदी नहीं है, पर मुझे लिखनी पड़ती है, चाहे मैं रफ 2-4 लाइनें लिख लूँ कि रात को मुझे क्या विचार आया था। प्रेरणा की यही है। और अपने मित्र हैं, आपस में हम बात करते हैं। शेष साहित्य सदन की मैं मेंबर हूँ, सीनियर मेंबर हूँ, तो वहाँ बैठते हम, मिलते हैं महीने में एक बार, वहाँ भी अपनी कविताएं सुनाते हैं। एक हमारा पहाड़ी का भी एक ग्रुप है, हम पहाड़ी में कविताएं बोलते हैं, मैं लिखती भी हूँ पहाड़ी में भी। तो ये है कि मतलब प्रेरणा आपस में और पढ़कर मिलती है। मुझे लगता है कि हमें किताबें ज़रूर 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 पढ़नी चाहिए। जो नहीं पढ़ेगा ना वो लिख नहीं पाएगा, बिल्कुल लिखेगा तो सही पर लिमिटेड सा, थोड़ा सा। जी, शब्दों का भंडार होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। जो नहीं पढ़ेगा, पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप न्यूज़ ही पढ़ो, समाचार, किताबें पढ़िए। जयशंकर प्रसाद हैं, तुलसीदास हैं, कालिदास हैं, जायसी है, निराला जी हैं, पंत जी हैं, इतने सारे हमारे अच्छी अच्छी किताबें लिखी, प्रेमचंद जी हैं, उनको पढ़िए। उसमें हमें इतनी हमें गाइडेंस मिलती है कि मुझे लगता है कि उसको पढ़ने के बाद फिर हमें कोई और इतनी ज़रूरी नहीं रहता कि हम और कहीं से देखें। जी, उसमें ही ज्ञान का इतना भंडार। मेरी स्कूल में लाइब्रेरी थी, मैं तो अब मतलब काफ़ी साल से रिटायर हूँ, तो लाइब्रेरी में मैं एक साल में 150 से 200 किताब पढ़ती थी। तो वहाँ पर वो प्रिंसिपल भी और जो लाइब्रेरियन थे वो बड़े हैरान होते थे कि हम तो टीचर्स को बोलते पढ़ो पढ़ो किताब पढ़ो, और आप तो 150-200 किताब, ये नहीं कि देखनी ले जानी है, नहीं, मुझे वो पढ़नी है। एक बार शुरू की तो उसको ख़त्म करना मेरा काम है, चाहे मैं कैसे करूं। हालांकि मतलब परिवार में मुश्किल ही होता है, पर फिर भी मैंने सारी किताबें पढ़ी। जी मैम, आपने बताया जैसे आप काफ़ी साल से रिटायर हैं, आपने 32 साल आपने अध्यापन में दिया है, आप अध्यापिका रही हैं, तो कैसा था वो सफ़र, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। वो बहुत प्यारा था, बहुत अच्छा था। ऐसे था, मैं प्राथमिक अध्यापिका थी पहले, उसके बाद फिर मैं मुख्य अध्यापिका बनी। तो छोटे छोटे बच्चे जो थे मुझे अध्यापिका नहीं समझते, मुझे माँ समझते थे। जब उन्होंने आना तो कोई यहाँ खड़ा है, कोई यहाँ खड़ा है, कोई मेरी बाजू पकड़ रहा है, कोई चूड़ियाँ देख रहा है, कोई अंगूठी देख रहा है, मैम आपका ये अच्छा लग रहा है, अच्छा। मतलब उनको ये फीलिंग नहीं थी कि टीचर है, क्योंकि अगर मैं वो फीलिंग डाल दूँ तो बच्चों का जो अंदर स्किल है उनका विकास बंद हो जाता है। तो बच्चों की मेरे साथ बहुत दोस्ती थी और मतलब बड़े प्यार से वो पढ़ते भी थे। आज भी मुझे बच्चे बड़े हैं तो मेरे को लगता है कि हर साल कोई 50-60 फ़ोन आते हैं बच्चों के। इतने साल, मैं 2010 में रिटायर हुई थी। अब भी बच्चों की ग्रीटिंग्स आते हैं, फिर टीचर्स डे पर तो बनमारी लग जाती है। तो बाहर फॉरेन कंट्रीज में कई बच्चे वहाँ से मुझे मैसेज भेजते हैं, उनको बहुत प्यार मिला मुझे। बहुत झिझक बच्चों की है वो खत्म बिल्कुल
ये होना नहीं चाहिए कि मैं टीचर और ये बच्चा, जी। कि हम दोनों बचपन से उनको लगता है कि हम मैडम हमारी फ्रेंड है, तो जो बात हो घर की बातें बतानी मुझे आकर, घर में ऐसे हुआ ऐसे हुआ, तो मतलब हर चीज उन्होंने शेयर करनी मेरे साथ। जी, बहुत ज्यादा खुल गए थे आप, जी, तभी जी, वो अपने जी, दिल की बात जी, बता पाते बिल्कुल थे। बिल्कुल, हाँ जी। तो मैम आप जैसे समाज सेवा से भी जुड़ी हैं, जी। आप काफ़ी ज़्यादा समाज सेवा करती हैं, आप बाल आश्रम के बच्चों के साथ आप जुड़ी हैं, तो ये कैसे पॉसिबल हुआ, किस तरह से आपको उधर उस साइड आपको जाने की प्रेरणा मिली है? उससे ऐसे है कि वहाँ बाल आश्रम में, बाल हॉस्टल में बच्चे थे, तो मेरे हस्बैंड वहाँ के जनरल सेक्रेटरी थे। अच्छा। तो मेरे हस्बैंड के पति के दोस्त थे, उन्होंने वो ज़मीन दी है, भारद्वाज जी, सुरेंद्र भारद्वाज जी जी। तो दोस्त थे दोनों, फिर उन्होंने वहाँ पर वो बाल आश्रम बनवाया। अच्छा। फिर जो बच्चे वहाँ पर आए, जब जैसे 15 अगस्त आया, तो पहली बार उन्होंने कहा कि बच्चों को ना 15 अगस्त का कुछ प्रोग्राम करवाना है, जी आप चलोगे? उनको पता था स्कूल भी जाती है, घर का काम भी करती है, जी मैंने कहा ज़रूर चलूंगी। वो पहला दिन था, बड़े साल पहले की बात है, ये 1900 मेरे ख्याल कोई 85 की बात है। जी जी। मैंने कहा ज़रूर चलूंगी। और वहाँ जाकर फिर जो मतलब उनके साथ मेरी इंटरेक्शन हुई, बातें, उनके चेहरे मासूम से, और उनको वहाँ पर बाल आश्रम में लोग ढेर की ढेर चीज़ें दे जाते हैं, मतलब ना फल की कमी है, ना अनाज की कमी है, ना चॉकलेट की कमी है, ना खाने की कमी है, लोग कपड़े सब कुछ, पर उनमें उनको प्यार की ज़रूरत है। जब मैंने उनको देखा ना, तो आंखें बुझी बुझी उनकी, फिर तो मेरा काम ही हो गया कि वहाँ जाना है। ज़रूरी नहीं कि फंक्शन है, किसी का मेरे घर में जन्मदिन है तब जाना है, त्योहार, होली आ गई, दिवाली आ गई, कुछ आ गया, तो वहाँ हम दोनों मैंने और मेरे हस्बैंड ने जाना ही जाना है। तो उनको बच्चों को भी बड़ा लगाव हो गया था मेरे साथ, अपनी खुशियाँ उनसे बांटने से बिल्कुल उनके साथ जन्मदिन बच्चों, मेरे बच्चों का, बच्चों के बच्चों का हो, तो वहाँ पर हमने खाना करना और साथ बैठकर खाना, गाना बजाना, खूब मतलब उनके साथ आनंद करना। तो ऐसे उनके साथ प्यार भी बढ़ गया। और आज भी जाती हूँ तो दूर से दौड़ कर बच्चे आते हैं, मैं बोलती पैर मत छुओ, मेरे को नमस्ते करो, प्यार करो, तो कहते नहीं नहीं आपसे हमने बहुत कुछ सीखा है, तो हमने पैर तो छुए, मानते नहीं वो, तो बहुत प्यार है उनके साथ भी। आपका जो जीवन है मैम, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी जो मेमोरीज है, जो यादें हैं, उनसे भरा है, और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उतार चढ़ाव जीवन में आते रहते हैं, लेकिन ज़्यादा अगर अच्छी यादें हों तो उससे जीवन चलाना और अच्छा हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैम जैसे आपकी एक किताब थी बसंत सा खिलखिलाते रहना, वो आपकी जो है फॉरेन में, अमेरिका में उसका विमोचन हुआ था, और आपका 2 पीढ़ियों ने, हिमाचल की 2 पीढ़ियों ने एक हार्वर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी नाम दर्ज करवाया था। तो ये दोनों चीज़ें कैसे आगे बढ़ी, क्या चीज़ें हुई थी इसके बीच में? ऐसे है कि मेरी बड़ी बहन और एक मेरे से छोटी बहन अमेरिका में रहते हैं जी। तो मेरी छोटी बहन की बेटी की शादी थी, तो उन्होंने बोला यहाँ ज़रूर आओ, और मेरी पुस्तक ये है बसंत सा खिलखिलाते रहना। अच्छा। ये किताब जो थी, ये मतलब लगभग रास्ते में थी, इसने प्रकाशक ने कहा कि मैडम पहुंचने वाली किताब है और आप एक दिन रुक जाओ, तो हमारी फ्लाइट थी 2 दिन बाद की, तो हम रुके, हमने फिर मैंने वो किताब, मैंने बहन से बात की, वो कहती कि आप यहाँ ले जाओ, हिमाचल डे साथ ही था। ये जो किताब है, इसमें मैंने कहा है बच्चों के लिए कि कोई भी समय आए, कैसा भी आए, जैसे बसंत खिलता है, बसंत के फूल खिलते हैं, आपको वैसे खिलखिलाना है। जी। दुख सुख तो सब पर आते हैं। जी जी। कोई ऐसा, मेरे ख्याल कोई ऐसा कोई जीव है ही नहीं जिसको दुख या सुख ना आए। बिल्कुल। तो जैसा भी समय आए, आपने उसको खुश, मतलब अपने आप को प्रसन्न रखना है, ताकि दुख भी सुख के रूप में परिवर्तित हो। इसके ऊपर मेन इसका यही था। जी, बहुत अच्छे भाव है इसके कि लोगों को जो है वो मोटिवेट कर रहा है। तो मैम आप जो शंकराचार्य जी है, उनके साथ भी आपकी मुलाकात हुई थी, थोड़ा सा आप संक्षिप्त में उसके बारे में बहुत मेरे लिए बहुत बहुत मधुर और बहुत बड़ा अनुभव है कि प्रयागराज से मुझे एक डॉक्टर राजकुमार जी, उनका फोन आया कि हम आपको सम्मानित करना चाहते हैं। मैंने कहा मैं तो आपको जानती नहीं, और प्रयागराज तो बहुत दूर है, मैं कैसे, कहते नहीं नहीं मैडम हम आपको जानते हैं। फिर उन्होंने मेरी सारी वो किताबों की कॉपी की फोटो, मेरी फोटो, सारा कुछ मुझे भेज दिया। फिर एक और यहाँ से टीचर थी, सुमन शेखर, वो कहते वो भी आ रही हैं, फिर हम दोनों वहाँ गई। अच्छा। तो वहाँ पर जगत गुरु शंकराचार्य जो हैं, उन्होंने मेरी पुस्तक का विमोचन किया। जी जी। उन्होंने जो विमोचन किया, तो वो विमोचन की भी एक कहानी, वो वहाँ पर आए थे और इतने शांत, इतने अच्छे, उनको देखकर इतनी सकारात्मक ऊर्जा उनसे आ रही थी कि मुझे लग रहा था जैसे कि मतलब इनके चरणों में मैं लौट जाऊं, इतना मतलब उनमें वो था, तेज था चेहरे पर। जी जी। तो 3 किताबें और विमोचन हुआ और फिर वो चले गए।
जी। मेरी किताब में उनमें मस्त हो गई, मुझे याद ही नहीं रहा कि मैंने विमोचन उनसे करवाना है, वो बाहर निकल गए, मुझे याद, फिर मैं दौड़ी, मैंने कहा ऐसे खड़ी हो गई, कहते बेटिया क्या हुआ, मैंने कहा ऐसी ऐसी बात है, कहते चलो अंदर। फिर नहीं तो वो तो डॉक्टर राजकुमार जी कहते हैं कि ये हुआ कैसे, ये तो एक बार चले जाए तो मुड़ते नहीं है, तो जी जी फिर आए, फिर मेरी किताब का विमोचन किया, सबको दिखाया, फिर एक किताब उनके लिए मैंने पहले लिख के रखी थी, कहते मैं पढ़ूंगा इसको, उसको लेकर मेरे सिर के ऊपर हाथ रखा आशीर्वाद का, मैं इतनी धन्य हुई। मैम आपको रोकने के लिए माफ़ी चाहती हूँ, आपसे बात करने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन हमारे पास थोड़ा सा समय का अभाव है, इसलिए आपको रोकना चाहूँगी। आपने इतनी सारी जो बातें हैं अपने जीवन से जुड़ी हमें बताई है, हमें बहुत अच्छा लगा, और जो हमारे दर्शक है वो भी आपसे काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर हुए होंगे। आप यहाँ आए उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद जी, बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, आज के कार्यक्रम में केवल इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी अगले अंक में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।